हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान। सो देखो क्या लिखा है, अ फाइनेंशियल प्लान मस्ट एस्टिमेट द कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ कैपिटलाइजेशन। भाई जो फाइनेंशियल प्लान है वो सबसे पहले उसमें क्या चीज़ देखते हैं हम, कैपिटल कितनी हमें रिक्वायरमेंट है, यानी कितने पैसों की हमें ज़रूरत है। मोड ऑफ कैपिटलाइजेशन, भाई कहाँ से लाएंगे हम पैसा, हमारे सोर्सेज कहाँ क्या होंगे। नेक्स्ट है अपना डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्राइज। हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी हमारी टोटल कैपिटल में, यानी जो भी हम पैसा अरेंज करेंगे वो पैसा डेट से लाएंगे या इक्विटी से लाएंगे, तो इनके बीच का बैलेंस बनाना है। तो सबसे पहला इधर जो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था उसको डिटेल में पढ़ेंगे अब, एस्टिमेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन विच द सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिज़नेस की सक्सेस इस चीज़ पे डिपेंड है कि हमने पैसा ठीक से अरेंज किया है नहीं। क्योंकि यार देखो, पैसा कम अरेंज करेंगे तो अपने को दिक्कत होगी, काम अटक जाएगा बीच में। और पैसा बहुत ज़्यादा अरेंज कर लेंगे, ज़्यादा हद से ज़्यादा पैसा लोन से उठा लेंगे तो वो पैसा भी भरना पड़ेगा और उसका ब्याज भी भरना पड़ेगा, वो भी दिक्कत वाली बात है ना। सो आगे देखो क्या लिखा है, कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो ये जो हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट है, पैसों की ज़रूरत है, ये 2 तरीके से पड़ती है। सबसे पहला है हमें फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो अब बात ये उठती है कि फिक्स कैपिटल आखिर होती क्या चीज़ है। इट इज़ अ कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो फिक्स कैपिटल वो कैपिटल यानी वो पैसा होती है जिससे कि हम लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखो इसे क्या है, जैसे कि हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदा, लैंड और बिल्डिंग खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा। तो अब भाई कोई ज़मीन खरीदोगे, ये तो है नहीं आज खरीदी कल बेच दोगे, नहीं, लंबे समय के लिए उसे खरीदोगे, उसमें काम करोगे। देखो क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट्स इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स। यानी जब हम ये एसेट्स खरीदते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, इसमें जो पैसा लगाते हैं वो उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट, काफ़ी ज़्यादा पैसा हमारा खर्च होता है। कोई ये 2-4 हज़ार का काम नहीं होता, लाखों का काम होता है। आगे है फीचर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के क्या फीचर्स हैं। अब देखो, इट इज़ नॉट ईजी टू विड्रॉ दिस कैपिटल फ्रॉम बिजनेस एज इट इज़ लाइक परमानेंट कैपिटल। भाई इस पैसे को विड्रॉ करना आसान नहीं होता है, निकालना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक तरह से परमानेंट कैपिटल है। अब जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग खरीदी और उसमें अपना पूरा ऑफिस सेटअप कर लिया, ठीक है, तो अब ये थोड़ा ना आप उसको बार बार बेचोगे बिल्डिंग को और नए नए ऑफिस बनाओगे, नहीं ना। एक बार ही खरीद ली ऑफिस, बात ख़त्म, ठीक है। कभी भविष्य में बड़ा करना हो तो बात अलग है, लेकिन उसको बार बार चेंज नहीं करोगे। इट इज़ इन्वेस्टेड फॉर परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स। और ये जो फिक्स कैपिटल है उससे हम हमेशा फिक्स्ड एसेट्स ही खरीदते हैं। इट इंक्रीजेज द इनकम जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द फर्म। इससे हमारी इनकम जनरेशन कैपेसिटी बढ़ती है, यानी हम ज़्यादा कमाई कर पाते हैं। अब जैसे कि हमने कोई नई मशीनें खरीदी हैं, तो जो नई मशीनें आएंगी और उन पे और ज़्यादा काम होगा, और ज़्यादा काम होगा तो और ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा पाएंगे इन प्रोडक्ट्स को बेच के, है ना। फिक्स्ड कैपिटल इज़ यूज टू मीट लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ द बिजनेस। और फिक्स्ड कैपिटल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, लॉन्ग टर्म ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब जैसे कि हमें आज 10,000 रुपये चाहिए, तो हम उसके लिए फिक्स्ड कैपिटल थोड़ा ना लाएंगे। फिक्स कैपिटल तो एसेट्स खरीदने के लिए होते हैं, और एसेट्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यानी जब हम फिक्स्ड कैपिटल अरेंज करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस आपका किस टाइप का है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आप प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी भाई, क्योंकि आपको ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा मशीनें चाहिए होती है और मशीनें खरीदने के लिए फिक्स कैपिटल चाहिए होती है। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, सर्विस बिजनेस है, तो आपको कम फिक्स कैपिटल चाहिए, क्योंकि आपको प्लांट एंड मशीनरी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, तो इनके लिए बड़ी बड़ी मशीनें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है साइज़ ऑफ बिजनेस। अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, तो आपको कम फिक्स कैपिटल चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा उधर लैंड बिल्डिंग और मशीनों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा है और तो ज़्यादा मशीनें और ज़्यादा लैंड चाहिए, तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए ना। नेक्स्ट है आपका टेक्निक ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस किस तरीके से करते हो। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हो, यानी पैसा लगाते हो बिजनेस में ज़्यादा, यानी आप ज़्यादा मशीनों का यूज़ कर रहे हो, बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगी।
होंगी, तो ज़्यादा मशीनें खरीदने के लिए आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हो, यानी लेबर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, मशीन का कम यूज़ कर रहे हो, तो आपको कम मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको कम फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट है रेंज ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, मोर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड। अगर आपके अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हैं, मतलब एक ही फर्म के अंदर समझ लो, एक ऐसा एग्जांपल है जैसे चीनी भी बना रहे हो, नमक भी बना रहे हो, साबुन भी बना रहे हो, सोफे भी बना रहे हो, पता नहीं 10-15 तरह के प्रोडक्ट बना रहे हो भाई अलग अलग, तो आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगी, क्योंकि आपको बहुत सारी टाइप की मशीनें चाहिए। लेकिन अगर आप एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको कम फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि एक ही टाइप की उधर मशीनें चाहिए। जैसे कि अगर कोई फर्म है और वहाँ पे साबुन बनता है, तो सिर्फ साबुन से रिलेटेड जो मशीन है सिर्फ वही चाहिए होगी, और किसी चीज़ से रिलेटेड आपको मशीन उधर नहीं चाहिए होगी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी, कि आपको पैसे, लोन वगैरह या कोई मशीन लीज पे आसानी से मिलती है नहीं, उसके बिहाफ पे डिसाइड करेंगे। अगर आपको पैसा आसानी से अवेलेबल हो जाता है कहीं पे भी, या कोई मशीन है या कुछ भी आपको लीज पे आसानी से मिल जाती है, तो आपको कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। तो उसका रीज़न क्या है, कंपनी कैन एक्वायर एसेट्स ऑन ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंस्टेड ऑफ पेइंग ह्यूज अमाउंट एट वन टाइम। क्योंकि अगर कंपनी को एसेट्स चाहिए और उसको आसानी से एसेट्स मिल जाते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे, तो उसको ज़्यादा एक बारी में, अब जैसे कि कोई 10 लाख की मशीन है, तो एक इंसान को 5 मशीनें चाहिए 10-10 लाख की, तो 50 लाख रुपए हो गए। तो अगर उसको आराम से फाइनेंस अवेलेबल है और या फिर किश्तों में उसको मशीन कोई प्रोवाइड करा रहा है, तो ठीक है, उसको 50 लाख रुपए नहीं चाहिए तुरंत एकदम, तो कम फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन आपको फाइनेंस नॉट अवेलेबल, कहीं से भी कुछ भी पैसा या लीज पे मशीन या फिर जो है इंस्टॉलमेंट पे कोई मशीनें नहीं दे रहा है, तो आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी। उसका रीज़न क्या है, कंपनी हैज़ टू बाय ऑल द एसेट्स बाय पेइंग ह्यूज अमाउंट, क्योंकि कंपनी को सारे एसेट्स खरीदने पड़ेंगे कैश में, सारा का सारा पैसा देके 50 के 50 लाख देकर। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फिक्स कैपिटल। अब भाई फिक्स कैपिटल आएगी कहाँ से, तो आएगी जैसे शेयर्स इशू कर दिए, डिबेंचर्स इशू कर दिए, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोगों को बोल दिया हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, बैंक से लोन ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, ठीक है। अब बात यह है वर्किंग कैपिटल क्या होती है, capital needed for financing current requirements of enterprise and for meeting day to day operational expenses। यानी अगर आपको पैसा चाहिए करंट रिक्वायरमेंट्स के लिए, यानी अभी जैसे छोटे मोटे की ज़रूरतों के लिए, ठीक है, तुरंत पैसा चाहिए, या फिर डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं उनके लिए पैसा चाहिए, तो हम बोलेंगे कि हमारी वर्किंग कैपिटल है। अगर आपको एसेट्स खरीदने हैं तो आप बोलेंगे आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदने हैं, तो फिक्स कैपिटल चाहिए होगी। अब फीचर्स क्या होते हैं देखो वर्किंग कैपिटल के, इट इज़ ईजी टू विदड्रॉ दिस कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस बिकॉज इट इज़ लाइक टेम्प्ररी कैपिटल। अब इस कैपिटल को निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है क्योंकि ये टेम्प्ररी कैपिटल है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा अमाउंट भी इन्वॉल्व नहीं होता है, बहुत करोड़ों रुपए के खर्च नहीं होते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। इट कैन रिक्वायर थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब ये पैसा जो अरेंज करना होता है हमें वर्किंग कैपिटल का, ये शॉर्ट टर्म सोर्सेज से काम चल जाता है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज मतलब अगर आपको यार चलो 40-50 हज़ार की ज़रूरत भी है, तो लॉन्ग टर्म यानी आपको 10 साल का लोन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, 1 महीने का लोन ले लो, 1 महीने के लिए कहीं से पैसे उठा लो, बात ख़त्म। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी जब आप वर्किंग कैपिटल को अरेंज कर रहे हो तो किन चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ता है भाई। सबसे पहले है साइज़ ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है, लार्ज स्केल है, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा इन्वेंट्री होगी, ज़्यादा डेटर्स होंगे, आपके ज़्यादा लोगों को उधार दोगे तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ना। लेकिन अगर आपका छोटा सा बिजनेस है तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगी, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक मेंटेन नहीं करके रखना है, छोटा सा बिजनेस है, थोड़ा बहुत बेचोगे, थोड़ा बहुत कमाओगे, बात खत्म। नेचर ऑफ बिजनेस किस टाइप का, अगर ट्रेडिंग बिजनेस है यानी सिर्फ यहाँ से खरीदा वहाँ से बेचा, तो कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल स्मॉल है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है आपने कहीं से खरीदा और आगे जाके तुरंत उसे बेच दिया, आपको उसको स्टोर करके नहीं रखना है कई कई सालों तक कि जो है इस चीज़ को, या फिर कन्वर्ट नहीं करना है कि जैसे कि आप क्या कर रहे हो, पहले रॉ मटेरियल ला रहे हो, उसको कन्वर्ट कर रहे हो सेमी फिनिश गुड में, फिर फाइनल गुड्स में, फिर बेच रहे हो,
ठीक है, ऐसा सीन नहीं है। लेकिन अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी, क्योंकि यहाँ आपको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करना है और भाई इस चीज़ में टाइम लगता है और मनी लगता है, पैसा लगता है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? वर्किंग कैपिटल से आएगा। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। अब देखो बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन से क्या मतलब है? सपोज बूम चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा ज़रा मौसम चल रहा है बिज़नेस के लिए, तो बिज़नेस फ्लरिश करेगा, बिज़नेस आगे बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक बनाएंगे, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन डिप्रेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, बिज़नेस बहुत मंदा चल रहा है, तो ज़्यादा डिमांड नहीं होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगी, ज़्यादा स्टॉक भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर्स। भाई कई कंपनी ऐसी होती है जो सीजनल गुड्स बेचती हैं, जैसे AC वगैरह हो गए। तो अगर सीज़न चल रहा है, सपोज गर्मियाँ चल रही है, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि गर्मियों में AC की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई बहुत फास्ट करनी पड़ती है, तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी अपने को, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। लेकिन ऑफ सीज़न चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, जनवरी चल रहा है, तो लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त इतनी डिमांड और सप्लाई नहीं होती है। भाई क्या है, लोग इतनी डिमांड, सर्दियों में इतना ज़्यादा लोग AC नहीं खरीदते हैं जितना कि गर्मियों में खरीदते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करें? अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करें, यानी अपनी कंपनी में मशीनें कम और लेबर का ज़्यादा यूज़ करें, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। क्यों? क्योंकि रिक्वायर एनफ कैश टू पे लेबर्स, क्योंकि लेबर्स को पे करने के लिए आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी ना, रोज़ या हफ्ते में या महीने में, जो भी है, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, यानी लेबर्स कम यूज़ कर रहे हैं और मशीनें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। इसका रीज़न क्या है? मोर मशीन्स आर रिक्वायर्ड एंड नीड मोर फिक्स कैपिटल। क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आपको मशीनें ज़्यादा चाहिए होती हैं और मशीनें खरीदने के लिए हमें फिक्स कैपिटल चाहिए होती है, ना कि वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है क्रेडिट अवेल। इसमें क्या है? हाउ मच एंड फॉर हाउ लॉन्ग कंपनी इज़ गेटिंग क्रेडिट फ्रॉम इट सप्लायर। हमारे जो सप्लायर्स हैं, यानी जिनसे हम रॉ मटेरियल वगैरह उठाते हैं, वो हमें कितना उधार पे सामान देते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कितने लंबे के लिए हमें सामान देते हैं उधार पे। 1 महीने का उधार दे दिया, 2 महीने का उधार दे दिया, 3 महीने के लिए उधार दे दिया, तो इस चीज़ पे भी डिपेंड होता है। सपोज़ हमें शॉर्ट पीरियड के लिए उधार मिलता है, हमें सिर्फ 8-10 दिन तक का उधार हमें अलाउ कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, क्योंकि हमें तुरंत पैसे देने हैं भाई सप्लायर को, और वो पैसे कहाँ से आएंगे? वर्किंग कैपिटल से आएंगे। लेकिन हमें लंबे समय के लिए उधार मिल रहा है, तो कंपनी को लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, क्योंकि यार 2 और 3 महीने हैं, आराम से दे देंगे, वर्किंग कैपिटल में से पैसा निकाल के, भविष्य में क्या टेंशन है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल भाई कहाँ से आएगी? शॉर्ट टर्म सोर्सेज से और मीडियम टर्म सोर्सेज से, ठीक है। लॉन्ग टर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई करोड़ों रुपए नहीं लगते हैं। बैंक से आप लोन ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोगों को बोल सकते हो हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, या इंटरनल सोर्सेज का मतलब है अपना खुद का बचाया हुआ प्रॉफिट, अपनी इनकम आप यूज़ कर सकते हो वर्किंग कैपिटल में। नेक्स्ट है डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। ये सेकंड वाला पॉइंट है जो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था। तो देखो क्या है, सेकंड कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लान, भाई ये दूसरा कंपोनेंट है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू डिसाइडिंग अबाउट द रेशियो ऑफ ओनर्स फंडेड डेट इन द टोटल कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज। स्टार्टिंग में भी बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें हम रेशियो बनाते हैं, यानी डिसाइड करते हैं कि हमारी जो टोटल कैपिटल है, टोटल जो हम पैसा अरेंज कर रहे हैं, उसमें से डेट कितना होगा और ओनर्स फंड यानी इक्विटी कितना होगा। तो डेट और इक्विटी के बीच का रेशियो है, कहाँ कितना पैसा डेट का होगा, कितना पैसा इक्विटी का होगा। अब पैटर्न्स क्या हो सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के, मतलब कैसे इसमें अरेंज कर सकते हैं पैसा। जैसे कि हम सिर्फ इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, सिर्फ इक्विटी यूज़ कर सकते हैं, या इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों यूज़ कर सकते हैं, इक्विटी और डिबेंचर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर्स तीनों ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कि अपने पास कितना डेट होगा और कितना इक्विटी होगा, तो इसके लिए क्या चीज़ें सोचनी पड़ती है। डेट का एग्जांपल देते हैं। डेट हो गया जैसे कि बैंक से लोन ले लिया, ये एक डेट है, क्योंकि इस पैसे को उधार लिया और इस पैसे को वापस करना है। इक्विटी हो गया जैसे कि हमने अपना खुद की बचाई हुई सेविंग्स इस्तेमाल कर ली, तो वो पैसा हमारा है, तो वो इक्विटी होगी, उस पैसे को हमें वापस नहीं करना है कंपनी को। सबसे पहली चीज़ है कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपका कैश इनफ्लो अच्छा है, आपके पास कैश आता रहता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आराम से आप डेट यूज़ कर सकते हो। उसका रीज़न है क्या, कंपनी हैज़ टू कंपल्सरली फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन इट, क्योंकि कंपनी को भाई इस पे फिक्स्ड इंटरेस्ट यानी ब्याज देना पड़ता है। तो अगर आपके पास कैश इनफ्लो है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो आप ब्याज दे दोगे।
लेकिन अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ कैश है, आपके पास कैश इतना नहीं आता है, तो आप इक्विटी यूज़ करो। क्यों? क्योंकि इक्विटी आप इसलिए यूज़ कर रहे हो क्योंकि इक्विटी के केस में कोई कंपल्जन नहीं है कि आपको डिविडेंड देना ही देना है। दोबारा आसान भाषा में बताती हूँ, अगर आपके पास कैश आ रहा है तो डेट यूज़ करो, क्योंकि भाई डेट पे ब्याज देना है, और पैसे की अगर कमी होगी तो ब्याज भरोगे कैसे, ये दिक्कत हो जाएगी आपको। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, बेनिफिट कितना मिल रहा है। तो अगर रिटर्न जो है ज़्यादा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम है, यानी रिटर्न बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है और ब्याज कम है, तो आप क्या करोगे, डेट यूज़ करोगे, क्योंकि आप जो है डेट का इंटरेस्ट जो है अफोर्ड कर सकते हो, यानी आप ब्याज देने के काबिल हो, क्योंकि आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, कमाई ज़्यादा हो रही है, आप ब्याज दे सकते हो। लेकिन ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है, ब्याज ज़्यादा है, और ROI यानी इनकम कम हो रही है और ब्याज ज़्यादा है, तो आप इक्विटी देंगे। इक्विटी क्यों देंगे? क्योंकि भाई ब्याज ही नहीं दे पाओगे यार, इतनी कमाई नहीं हो रही है ना। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जब शेयर्स और डिबेंचर्स हम इशू करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी कॉस्ट लगती है भाई, हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट वगैरह देनी पड़ती है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, प्रोस्पेक्टस इशू करने, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका खर्चा होता है। सो इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर्स, आप डिबेंचर्स और शेयर्स जब इशू करेंगे तो ये देखेंगे कि आपको फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है और लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि भाई डिबेंचर्स और शेयर्स में भाई बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, ऐसे आसानी से पैसा नहीं मिल जाता। लेकिन अगर आप लोन्स और एडवांसेस ले रहे हो तो आपको कॉस्ट नहीं लगती। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो आपको कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दिखानी है कि मैं बैंक से लोन लेके आया हूँ, नहीं, किसी को कुछ नहीं बताना है, बैंक जाओगे लोन मिल जाएगा, बात खत्म। तो इस कॉस्ट को देखना है यार कि आपकी कॉस्ट ना ज़्यादा हाई हो जाए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसका स्टॉक मार्केट कंडीशन। भाई स्टॉक मार्केट कैसे चल रही है? बूम चल रहा है, बहुत अच्छा मौसम है बिजनेस के लिए, बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, बिजनेस बहुत आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इन्वेस्टर्स टेक रिस्क एंड प्रेफर टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स टू अर्न मोर। भाई इन्वेस्टर रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, आपके जो इक्विटी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी अगर शेयर मार्केट अच्छी चल रही है तो इन्वेस्टर जो होते हैं वो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर रिसेशन चल रहा हो, डिप्रेशन चल रहा हो, बिजनेस बहुत मंदा चल रहा हो, तो इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं शेयर्स में। तो अब क्या करें? अब ये करना है कि बोरोड फंड इशू करना है, यानी आपको जो है बैंक से लोन ले लो, ठीक है, या डिबेंचर्स इशू कर लो, कुछ ऐसा कर लो। तो इस सारी वीडियो खत्म।